इस विश्व में शर्मसार कर देने वाली एक ऐसी घटना हम सबकी नजरों में आई, आप सबकी नजरों में आई, जिसमें प्रधानमंत्री की पार्टी, मोदी का परिवार का एक अभिन्न सदस्य प्रज्वल रेवन्ना भी था। 2900 यौन अपराध के वीडियो, विश्व का सबसे बड़ा यौन अपराध, वर्ल्ड्स बिगेस्ट सेक्स क्राइम, प्रज्वल रेवन्ना, मोदी का परिवार, यह भी हम लोगों ने देखा। और हैरानी की बात है कि ये आम गुठली के जो इंटरव्यू चलते हैं, इसमें प्रधानमंत्री माफी नहीं मांगते प्रज्वल रेवन्ना वाले मामले पर। और माफी क्यों मांगनी चाहिए, मैं ये आपको बताता हूं। यह प्रज्वल रेवन्ना जिस पार्टी से संबंधित हैं, उस पार्टी से गठबंधन भाजपा का हो उससे पहले भाजपा के एक वरिष्ठ नेता कर्नाटक के देवराज गौड़ा पत्र लिखकर अमित शाह को सूचित करते हैं कि प्रज्वल रेवन्ना पे इतने गंभीर आरोप हैं। फिर भी गठबंधन होता है, प्रज्वल रेवन्ना जॉइंट कैंडिडेट होता है भाजपा का और जेडीएस का। प्रधानमंत्री प्रचार करते हैं उनके लिए और कहते हैं इस बलात्कारी को वोट दोगे तो मुझे वोट मिलेगा, मुझे मजबूती मिलेगी। यह स्थिति आ गई इस देश के प्रधानमंत्री की। 400 पार का नारा और एक बलात्कारी की सहायता चाहिए अब आपको। और बलात्कारी भी कोई छोटा मोटा नहीं, 3000। सोचकर शर्म आती और घिन आती कि हमारी राजनीति में ऐसे लोग हैं और उनका स्थान है, और वो भी ऐसा स्थान कि मोदी जी के परिवार में स्थान है उनका। रूह कांप जाती है कि जिस देश के राजा को इसमें कोई खामी नहीं नजर आती, प्रज्वल रेवन्ना से हाथ मिलाने में कोई खामी नहीं नजर आती, उसके लिए प्रचार करने में कोई खामी नहीं नजर आती, उस राजा की प्रजा में महिलाएं सुरक्षित कैसे रह सकती हैं, मुझे यह बताइए आप। बृजभूषण शरण सिंह, अरे जब मेडल मिला तो मेडल से चिपक कर ऐसे खड़े थे साहब जैसे खुद जीत कर लाए हो। ये बेटियां मेरे परिवार की बेटियां हैं बोल रहे थे। क्या हुआ उन सदस्यों को, परिवार के सदस्यों को? बृजभूषण शरण सिंह का परिवार ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। ये सब पूरा देश ने पिछले 2 चरणों में देखा। हर चीज उधार की। जब ये सरकार बना रहे थे तो जो योजनाएं थी वो यूपीए से ली, नाम बदल दिए। वो नल जल योजना हो, वो स्वच्छ भारत योजना हो, तमाम योजनाओं में सिर्फ नामकरण संस्कार किया, योजनाएं यूपीए की उधार में ली। 10 साल हो गए, अब नेता भी हमसे उधार ले रहे हैं, प्रवक्ता भी हमसे उधार ले रहे हैं, नैरेटिव भी हमसे उधार ले रहे हैं, एजेंडा भी हमसे उधार ले रहे हैं। तो साहब 10 साल आप कर क्या रहे थे जब ना एजेंडा आपका, ना नैरेटिव आपका, ना नेता आपका है क्या है आपका? आप किसी को वॉशिंग मशीन दिखाकर लालच दो, डराओ, उसको अपनी पार्टी में ले जाओ, फिर उससे कुछ कहलवाओ, मनगढ़ंत बातें कहलवाओ, और फिर उन मनगढ़ंत बातों का सहारा लेकर प्रचार करो। ये 10 साल में आपने कमाया है। शर्म आनी चाहिए इन 10 सालों के आपके राज को। आपने क्या अर्जित किया इन 10 सालों में कि आपके पास अपना मुद्दा नहीं है, अपने नेता नहीं है, अपना एजेंडा नहीं है, अपना नैरेटिव नहीं है क्या आपका? क्यों जनता आपको वोट दे? ये बात साहब समझ चुके हैं, ये बात उन्हें भी समझ में आ रही है। इसीलिए रोज जहां प्रचार करते हैं वहां जाकर नया झूठ, नया झूठ, नया झूठ। आज जो 400 पार कर रहे थे, अब 150 पार भी हो जाएं तो बहुत बड़ी बात मानी जाएगी, ये वो भी समझते हैं। लोगों को एक भरोसा राहुल गांधी की बातों पर हो रहा है, और वो भरोसा कोई मुफ्त में नहीं मिला है। उसके लिए मेहनत की है राहुल गांधी ने, पसीना बहाया है। 4000 किलोमीटर पैदल चले, 6000 किलोमीटर दूसरी यात्रा की, 10-11 हजार किलोमीटर इस देश का चप्पा चप्पा घूमे, देश का विश्वास जीता। अब अगर राहुल गांधी न्याय की बात करते हैं तो ये कितना ही एजेंडा को डिरेल करने की कोशिश कर ले, मोदी जी नए नए थ्योरीज लेकर आ जाएं, झूठ बोलें, जो भी करें, लोगों को अब न्याय की बात पर भरोसा है।
उस बात को अब मोदी जी की कोई डिस्ट्रैक्शन, कोई झूठ, उस बात से अब लोगों का विश्वास नहीं तोड़ सकता। इस बात का भी अफसोस नरेंद्र मोदी जी को बहुत ज्यादा है। अब आप बताइए, जो 400 पार का कॉन्फिडेंस जिसमें हो, क्या वो गांधीनगर जैसी सीट, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं एक सीट का, सूरत और इंदौर का भी उदाहरण दूंगा, गांधीनगर जैसी सीट, गृह मंत्री खुद वहां से उम्मीदवार हैं, हम खुद मान लेते हैं एक बार के लिए कि साहब वो सीट आप जीतेंगे, हमारे सर्वे में भी आप जीत रहे हैं, आपके सर्वे में भी आप जीत रहे होंगे, ये एक सेफ सीट मान लें बीजेपी की, वहां आपको क्या जरूरत आन पड़ी कि 16 लोगों को आपने डरा धमका के नाम वापस करवाया? क्या आवश्यकता थी बताइए। एक तो ऐसा व्यक्ति है वहां जिसको, जितेंद्र चौहान, जिसको, जो खुद कह रहा है आकर कि साहब मेरे को जान मेरी जा सकती है, मुझे यह भी धमकी मिल रही है। गृह मंत्री इस देश का एक एक व्यक्ति की जान की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। वो अपने चुनाव में, अपने चुनाव क्षेत्र में एक ऐसे कैंडिडेट जिसको दूर दूर तक कोई जीतने की चांस नहीं है, उसको जान की धमकी आ गई क्योंकि वो गृह मंत्री के सामने लड़ रहा है, तभी हम कहते हैं संविधान खतरे में। सूरत को देखकर हम कहते हैं संविधान खतरे में, इंदौर को देखकर हम कहते हैं संविधान खतरे में है, गांधीनगर को देखकर हम कहते हैं संविधान खतरे में है, और रही सही कसर हमारे राजस्थान की उप मुख्यमंत्री खुद आकर आज बोल गई वीडियो पर कि हां संविधान बदलेंगे। राजस्थान से ज्योति मिर्धा बोल चुकी हैं, दिया कुमारी जी बोल चुकी हैं, उत्तर प्रदेश से अरुण गोविल जी बोल चुके हैं, अनंत हेगड़े जी बोल चुके हैं। अब और कितना लोगों से कहलवाना है आपको? वाकई संविधान पर इनकी नजर खराब है, नीयत खराब है, ये बदलने के लिए आतुर हैं। जब 272 पे सरकार बन सकती है तो 400 की आवश्यकता क्यों है? ये सवाल आप अपने आप से पूछिए, इनसे पूछिए। इनसे तो आप क्या पूछेंगे? आम गुठली के इंटरव्यू होते हैं यहां तो और कोई सवाल होते ही नहीं है गंभीर, और साहब को भी ऐसे सवाल बड़े पसंद आते हैं, इसलिए इनसे तो आप नहीं पूछ पाएंगे। तो अब जब आज आपने दिया कुमारी जी की बात सुन ली, सबकी सुन ली, तो एक बार हम फिर ये दोहराते हैं कि संविधान वाकई खतरे में है, संविधान बहाना है, आरक्षण पे असली निशाना है। ये शुरू से बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान के खिलाफ रहे हैं, प्रतियां जलाने वाले लोग हैं, ये संविधान की प्रतियां जलाई हैं इन्होंने, बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन किए हैं, पथराव किए, इन्होंने सब कुछ किया था उस वक्त। नियत नहीं बदलती। 100 साल से जो इनकी तपस्या चल रही है, ये 400 सीटें लाएंगे, उसके बाद संविधान को खत्म कर देंगे। आपके सवाल आम गुठली के अलावा पूछिए, आपका स्वागत है जी। संविधान की बात कर रहे थे, क्या संविधान में धार्मिक आरक्षण का स्थान है? पहले आप ये पढ़ लीजिए, फिर सवाल पूछिए। चुनाव आयोग ने लिखित में गाइडलाइन जारी की हुई है आचार संहिता को लेकर, कौन क्या बोल सकता है, क्या नहीं बोल सकता। ऐसे में प्रधानमंत्री लगातार और उनकी पार्टी के लोग भी लगातार उन पे बोले जा रहे हैं, धर्म के नाम पे, झूठ के नाम पे। आप इलेक्शन कमीशन भी गए लेकिन वहां आपकी नहीं सुनी गई। इसके अलावा भी जिसके ऊपर जिम्मेदारी है भारत के संवैधानिक ढांचे की रक्षा की, सुप्रीम कोर्ट में या दूसरी अदालतों में, तो वहां का दरवाजा क्यों नहीं कांग्रेस खटखटाती है? देखिए, अभी जो दौर चल रहा है, जनता के दरवाजे पे हम सब खड़े हैं, वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, सबसे बड़ी अदालत के दरवाजे पे हम लोग खड़े हैं।